परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। सबसे पहले तो कल जो नया ग्रेगोरियन वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, उस ग्रेगोरियन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ कि भारतीय कालगणना पर काम कर रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन प्रास्ताविक में मेरे पहले वीडियोस में दे ही चुका हूँ। और ग्रेगोरियन कैलेंडर हम क्यों यूज करते हैं, उसको कुछ शास्त्रीय आधार है या नहीं है वगैरह, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। और भारतीय कालगणना जो आज हम भूला चुके हैं, उसके और फिर से वापस उस पर आना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और उस दृष्टि से मेरा प्रयास चल रहा है और चाहता हूं कि आप जैसे जितने हो सके उतने लोग इस काम में जुड़ जाए एक साथ। तो ठीक, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर मानना है नहीं मानना है ये सब विचार ठीक है, लेकिन अभी इसी वक्त प्रचलित तो वही है जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिस में, हमारे दैनिक लौकिक व्यवहार में। तो जो प्रचलित जो मान रहे उस दिन के हिसाब से नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही 2-3 सालों में ऐसा वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर ये कंसेप्ट थोड़ा पीछे छोड़कर हमारा पंचांग गणित जो है, काल गणित जो है पंचांग आधारित, उसे प्रत्यक्ष व्यवहार में यूज करना सीख जाए। ठीक है, प्रयास तो करने हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये सब गलत है, ग्रेगोरियन क्यों यूज करना है, जूलियन क्यों यूज करना है वगैरह। हमारे पास इतना व्यापक काल विचार है कि हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा रिएक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। बस हम अपनी कालगणना को समझ जाए, उसको इस्तेमाल करना सीख जाए, तो बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। तो ठीक है, मेरे पहले कुछ वीडियोस में मैं इसका प्रास्ताविक रूप में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ इस विषय का। मेरे पिछले वीडियो में मैंने वर्षमान की 3 गणना पद्धति बताई थी। एक सौर वर्ष गणना, दूसरी चांद्र वर्ष गणना और तीसरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है चांद्र सौर वर्ष गणना। इसको यूज करना, डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करना, इतना लिमिटेड यूज है कैलेंडर इस कंसेप्ट का। तो भारत के अलावा अन्य सभ्यताओं में जो कुछ काल विचार हुआ है, काल के बारे में जो गणित हुआ है, वो इतने लिमिटेड से स्कोप के लिए हुआ है। यानी कि हम ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि 3 ही चीजें, उससे 3 ही ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते थे कि समाज में चलने वाले दैनंदिन व्यवहारों का नियोजन स्वाभाविक रूप से हो पाए, ये पहला यूज है कैलेंडर का। दूसरा, उस वक्त का जो राजा था, उस समाज का, उस प्रदेश का जो राजा था, उसके शासन प्रशासन में सुलभता है, रूल्स व रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए उस प्रशासन व्यवस्था में सुलभता है, इसलिए कैलेंडर का यूज होता था। और तीसरा, धर्मगुरु जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिनों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए कहते थे, उसे उचित समय पर मनाया जा सके। ये 3 उद्देश्य पूरे होते हैं कैलेंडर इस कंसेप्ट से। तो बाकी सभ्यताओं में सिर्फ इतने लिमिटेड स्कोप के लिए कैलेंडर ये
कैलेंडर पद्धति से कालगणना को रिप्रेजेंट करना एक उन्होंने सोचा ऐसे कि ये सफिशिएंट है। भारतीय कालगणना इतनी व्यापक है कि इतने छोटे से इसमें सीमित नहीं रह सकती, लेकिन हाँ, इस कंसेप्ट का उपयोग है, व्यवहार में उपयोग है, क्योंकि हर कोई इतने सारे आयामों का हर एक काम में उसको कुछ प्रयोजन नहीं होता है। जो पंचांग में जितने सारे आयाम हमें देखने को मिलते हैं, उतने सारे आयामों का दैनंदिन रूटीन व्यवहार में उसे उतना यूज नहीं होता। इसलिए जनरली कॉमन मैन के लिए कैलेंडर ये फॉर्मेट उसे अच्छा लगता है, इजी लगता है यूज करने में, इसलिए कैलेंडर ये फॉर्मेट पॉपुलर हो पाया। तो उस फॉर्मेट में भी हम भारतीय कालगणना की जो कॉन्सेप्ट्स है वो लोगों के सामने ला सकते हैं, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है। इसलिए मैं पूरी एक घड़ी ही बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अगले 1-2 महीने में आपको वो घड़ी में दे पाऊंगा। तो मैंने पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन दिया था वर्षमान का, उसमें मैंने बोला था कि अगला वीडियो में मैं करूंगा कि ये जो कैलेंडर जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और आज का मौका सही है क्योंकि जो कैलेंडर हम यूज करते हैं ग्रेगोरियन, वो आज उसके 2021वां साल आज खत्म होता है और 2022 साल शुरू होता है। तो आप सभी लोग भी इस बारे में थोड़े से अवेयर रहेंगे, इसलिए आज और ये 1-2 दिन में इस बारे में ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो सबसे पहले कैलेंडर ये भारत के अलावा, हमारी सनातन संस्कृति के अलावा अन्य प्रांतों में, अन्य प्रदेशों में जो सभ्यताएं प्राचीन काल से बहुत सारी निर्माण हुई, बहुत सारी लुप्त भी हो गई, उसमें से कुछ रेफरेंसेस आज मिलते हैं और उन्हें प्राचीन कहना भी कुछ हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ईसा पूर्व 2-3 हजार वर्ष ऐसा कुछ पुराना है। भारत के संदर्भ से अगर देखा जाए तो वो काल भी बहुत अर्वाचीन लगने लगता है। ठीक है, लेकिन चलो प्रचलित ढंग से अगर हम कहें कि प्राचीन काल के अन्य सभ्यताओं में कैलेंडर इस कंसेप्ट का जन्म हुआ और उसे जिस रूप में फॉलो किया जाता था उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री देना ये आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसे में बात करते जाऊंगा तो बहुत लंबा खींचेगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने, 2-2 स्लाइड्स बनाए हैं कुछ 6-7 सभ्यताओं के बारे में, तो वो जल्दी मैं कवर कर पाऊंगा क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ब्रीफिंग करना है। तो अब मैं डायरेक्टली आपको उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ। तो मेरा सुंदर चेहरा देखते रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोने में जाकर बैठता हूँ यहाँ पर। और ये पहला स्लाइड है, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर्स, कैलेंडर इस कंसेप्ट का इतिहास। अन्य सभ्यताओं में, भारत के अलावा अन्य प्रदेशों में जो सभ्यताएं थी उनमें कैलेंडर ये कंसेप्ट कैसे फॉलो की जाती थी, उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसका सीक्वेंस मैंने क्रोनोलॉजिकल लगाया है कि जो रेफरेंसेस मिलते हैं हिस्टोरिकल, उनके हिसाब से सबसे पुराना जो है वो पहले बताया है, और उस सीक्वेंस में सबसे पहला जो आता है वो यहूदी कैलेंडर आता है, जूइश हिब्रू कैलेंडर, जू लोगों का यानी यहूदी लोगों का कैलेंडर था। ये इमेजेस मैंने जो लिए हैं वो इंटरनेट पे जैसे मिले वैसे ही डाल दिए हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जूइश कैलेंडर में ये जूइश कैलेंडर में ये उनके महीनों के नाम दिए गए हैं और ये लेआउट रखा है। इस पर हम ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, ब्रीफिंग करेंगे सिर्फ
कि कौन कौन से सभ्यताओं में कैलेंडर प्रचलित था और किस रूप में था। अगर आगे चलकर कभी ज्यादा बात हो सकेगी इस पे, मुझे तो नहीं लगता कि जरूरत है और टाइम भी नहीं मिल पाएगा, तो इसमें से हर एक कैलेंडर पे पूरा एक दिन बात कर सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमें अभी सिर्फ एक बैकग्राउंड के रूप में ये चाहिए। तो ये यहूदी कैलेंडर है, जूइश। इसके हिसाब से कालगणना का प्रारंभ होता है। यहूदियों की एक श्रद्धा है कि उनकी श्रद्धा के अनुसार ईसा पूर्व 7 अक्टूबर 3760, ये 7 अक्टूबर 3760 इस दिन को इस विश्व का निर्माण हुआ। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये पता नहीं, लेकिन उस समाज की, उस यहूदी सभ्यता की ये श्रद्धा है कि जूलियन हिसाब से ये डेट निकलती है कि 7 अक्टूबर ईसा पूर्व 3760 इस दिन को ये विश्व निर्माण हुआ। और उस दिन से यहूदी कैलेंडर की वर्ष गणना शुरू होती है कि वो पहला साल है। और उसमें यहूदी कैलेंडर में चांद्र सौर जो कॉम्बिनेशन है सौर और चांद्र का, उस हिसाब से कालगणना की जाती थी। पूर्णिमा के आधार पर महीना डिसाइड होता था। महीना 29 या 30 दिन का होता था और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष माना जाता था। अब ये चांद्र की गति से वर्ष अगर माना जाए तो वो होता है 354 या 355 दिनों का होता है। तो वो 354-55 दिन का वर्ष होता था। और उन्होंने 19 वर्षों के एक चक्र की कल्पना की थी। और उन 19 वर्षों में ये 3, 6, 8, 11, 14, 17 और 19 इन वर्षों में एक अधिक मास माना जाता था। यानी उस तीसरे, छठे, ऐसे 19 वर्ष के चक्र में 7 वर्ष ऐसे होते थे, उसमें एक महीना अधिक होता था। इसलिए वर्ष की दिन संख्या 384 या 385 दिन होते थे उस वर्ष में। और जूइश कैलेंडर में ये अलग से विशेषता ये है कि दिन की शुरुआत वो सूर्यास्त के समय से लेते हैं। यानी वर्ष भी शुरू होता है, उसका पहला दिन भी सूर्य के अस्त के समय में होता है, सूर्य उदय होने के समय पे नहीं होता है। ये जूइश पद्धति है। दूसरा उसके बाद क्रोनोलॉजिकली आता है चीनी कैलेंडर आता है। ये इमेजेस, ये भी इंटरनेट पे ही मिले, सारी इमेजेस इंटरनेट से ही ली है मैंने। इस चाइनीज कैलेंडर में इसकी वर्ष गणना शुरुआत होती है ईसा पूर्व 2697, 2697 इस वर्ष को चाइनीज कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। चाइनीज कैलेंडर भी चांद्र सौर पद्धति का ही कैलेंडर है। जूइश कैलेंडर में पूर्णिमा के आधार पर महीना तय होता था। चाइनीज कैलेंडर में अमावस्या के आधार पर 29 या 30 दिन का महीना होता था। अभी भी वही होता है कि और वर्ष के पहले 6 महीने 29 दिन के होते थे और बाद के 6 महीने 30 दिन के होते थे। ऐसे 354 दिन पूरे होते थे। और उसमें कोई 19 साल का चक्र नहीं पकड़ा था, लेकिन 2 या 3 साल के बाद एक अधिक मास की योजना चाइनीज कैलेंडर में हुआ करती थी। और वो अधिक मास कौन से वर्ष में लेना है, कौन से वर्ष में नहीं लेना है, इसके बारे में सम्राट के कुछ सलाहकार हुआ करते थे उस राजा के।
और उनकी सलाह के अनुसार सम्राट आदेश निकालता था कि इस वर्ष में अधिक मास की गणना करनी है या नहीं करनी है। हर वर्ष का नया जो कैलेंडर आता था वो भी पहले सम्राट की परमिशन ली जाती थी, उसकी मान्यता ली जाती थी और बाद में उसे लोगों में प्रसारित किया जाता था कि ये अगला आने वाला वर्ष ऐसा ऐसा होगा। चाइनीज में ये थोड़ा सा अलग है कि महीनों के नाम जो दिए गए हैं वो अलग अलग प्राणियों के नाम है। वो प्राणियों के नाम महीनों को क्यों आए ये पता नहीं है। फिर भी मैंने जितना कुछ पढ़ा है उसमें एक थोड़ी विशेषता ऐसी लगी है मुझे, अभी और थोड़ी जानकारी ले रहा हूँ, जब कभी सेटिस्फाइंग थोड़ी जानकारी हो जाएगी मेरी तब मैं आपके सामने बताऊंगा। लेकिन चाइनीज जो पद्धतियां हैं या उनके यहाँ के पुराने कुछ नोंद को क्या बोलते हैं अभी हिंदी में, पुराने कुछ दस्तावेजों से ऐसे पता चलता है कि भारतीय काल गणना की जो कंसेप्ट थी बहुत सारी, बहुत है, अथांग है भारतीय गणित। उसमें से कुछ कंसेप्ट चाइनीज कंसेप्ट्स में मिलती जुलती है। उसमें से एक बात यह भी है कि 60 वर्षों का एक युग चक्र माना जाता है चाइनीज कैलेंडर सिस्टम में। तो ये हुआ चाइनीज का। उसके बाद आता है मायन या एज़टेक कैलेंडर। ये होता है आज का जो मेक्सिको है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नीचे वाला पार्ट जो है वो मेक्सिको, इस प्रदेश में, मेक्सिको प्रदेश में माया सभ्यता की शुरुआत हुई और इसी प्रदेश में साधारणतः उसी काल में एज़टेक सभ्यता का भी उदय हुआ, ऐसे कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा संभ्रम है कि दोनों सभ्यताएं एक ही थी, यानी एज़टेक और मायन दोनों एक ही थी या दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी, लेकिन एक ही काल में एक ही प्रदेश में पनप रही थी। इसके बारे में कुछ स्पष्टता नहीं है, संभ्रम है उसके बारे में। तो उसके बारे में ये रिसेंटली रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऐसी है कि सन 1521 में कॉर्टेज नाम का एक सेनापति उसने आक्रमण किया था और इतना भयानक आक्रमण किया था कि उसके आक्रमण में ये दोनों संस्कृतियां, मायन या एज़टेक कह लो, ये दोनों सभ्यताएं पूरी तरह से समूल नष्ट की गई, कॉर्टेज ने की। और उन्होंने उस सभ्यता के जो कुछ प्रार्थना स्थल हुआ करते थे, सभ्यता को दर्शाने वाले जो कुछ प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, उन सभी चिन्हों को मिटा दिया। उसमें उन्होंने एक ये भी किया था कि मायन सभ्यता में एक, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है शायद, हाँ, ये सन 1427 से लेकर सन 1479 तक के 52 साल का एक कैलेंडर उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला पे खुदवाया था मायन सभ्यता। और वो ये स्पेनिश कॉर्टेज के जो लोग थे उन्होंने उस बड़ी शिला को भी जमीन में गाड़ दिया था। और किसी प्रसंगवश, शायद किसी उत्खनन के प्रसंग में अचानक से ही सन 1790 में वो शिला फिर से मिल गई। तो उस वजह से इस मायन या एज़टेक सभ्यता का पता चल पाया। तो उस हिसाब से मायन सभ्यता में जो काल गणना होती है, वर्ष गणना की शुरुआत जो होती है वो ईसा पूर्व 2000 से शुरू होता है। इसमें अलग बात यह है कि 20 ही दिन का महीना होता है
मायन कैलेंडर में जनरली सभी विश्व भर के सभी कैलेंडर्स में 30 दिनों का महीना होता है, लेकिन ये मायन सभ्यता में 20 दिनों का महीना हुआ करता था और 20 दिन के 18 महीने यानी 360 दिन का पूरा वर्ष होता था। और इन 18 महीनों के बाद जो 365 दिन पूरे होने के लिए जो 5 दिन बचते हैं, उन 5 दिनों को दुर्दिन माना जाता था। दुर्दिन यानी कुछ अमंगल स्वरूप के दिन, तो उसमें कुछ नहीं करना है, मांगलिक नहीं है, कुछ करने के लिए अच्छे नहीं है, शकुन नहीं है, इस तरह से कुछ माना जाता था। और ऐसे 52 वर्षों का एक युग चक्र होता है, ऐसे माना जाता था मायन सभ्यता में। उसके बाद आती है इजिप्शियन सभ्यता। ये इजिप्शियन कैलेंडर है ये। अब ये कितना प्रचलित था या नहीं था, किस रूप में था, इसके बारे में कुछ ठोस प्रमाण नहीं है। अगर है भी तो मेरे अध्ययन में वो नहीं आए। फिर भी जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से इजिप्ट में सौर कैलेंडर ही प्रचलित था और उसके वर्ष गणना की शुरुआत होती है ईसा पूर्व 1321 में। इसमें भी सौर गणना के हिसाब से 30 दिन के 12 महीनों का एक वर्ष माना जाता था, यानी और 12 महीनों के बाद 5 दिन, जैसे एज़टेक सभ्यता में उन्हें अमंगल माना जाता था, लेकिन इजिप्शियन सभ्यता में उसे मांगलिक माना जाता था, यानी कुछ और उसे कुछ धार्मिक उत्सव के तौर पे मनाया जाता था। सब तरफ छुट्टी मनाई जाती थी और वो 5 दिन बीतने के बाद 366वें दिन पर अगले वर्ष का प्रारंभ होता था। अब इस गणना में एक बात हटके ऐसे है कि सूर्य के हिसाब से, सौर गणना के हिसाब से वर्ष तो है, लेकिन सूर्य के साथ साथ व्याध इस तारका को आज के जमाने में उसे ये सीरियस कहा जाता है। सूर्य के साथ में व्याध की तारका को भी संदर्भ में लिया जाता था और व्याध और सूर्य इसकी खगोलीय युति को नाइल नदी में आने वाली बाढ़ के साथ जोड़ा जाता था और इस घटना के आधार पर वर्ष की शुरुआत की जाती थी और उसी आधार पर वर्ष माना जाता था। अब एक तो सूर्य के गति के साथ साथ व्याध को क्यों रेफरेंस पॉइंट लिया, इसके बारे में कुछ अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अब डिटेल में किसी कैलेंडर में नहीं जाना है, नहीं तो ये एक ही एपिसोड पूरा दिन भर चलेगा। हाँ, तो ये नाइल नदी में बाढ़ आने का जो समय है और सूर्य और व्याध इन दोनों तारकाओं की युति आकाश में दिखने से वर्ष की शुरुआत की जाती थी। वर्ष के 3 विभाग होते थे। अब भारतीय दृष्टि से कहा जाए तो उसे ऋतु कहा जा सकता है, लेकिन ऋतु की तरह कुछ डेफिनेशन नहीं था उसका। यहाँ पर मैंने ये 3 नाम दिए हैं कि वर्ष के 3 विभाग कैसे। पहला अखेत, इसका सीधा मीनिंग कुछ इस तरह का होता है कि बाढ़ के बाद का ऋतु, यानी कि किसानी कामों का ऋतु। उसके बाद का जो आता है पेरेट, वो किसानी काम करने के बाद फसल काटने का और व्यापार उद्यम आदि करने का ऋतु। और तीसरा आता है शेमु, ये कम पानी का ऋतु, यानी अकाल, उसमें ज्यादा कुछ खेती वगैरह के काम नहीं हो सकते।
उसके बाद में जो आता है वो बेबीलोनियन कैलेंडर, मेसोपोटेमियन, कई जगह इसे खाल्डिया भी कहा जाता है। तो सॉरी, आज का जो इराक है और इराक के आजू बाजू का कुछ प्रदेश, इस एरिया को बेबीलोन या मेसोपोटेमिया नाम से जाना जाता था। इस मेसोपोटेमियन कैलेंडर की वर्ष गणना ईसा पूर्व 1200 में होती है। ये हाँ 1200 में होती है। जैसा यहूदी कैलेंडर में 354 दिनों का वर्ष होता था, यानी महीने चांद्र गणना से होते थे और वर्ष की गणना सौर गणना के साथ पूरी होती थी। यहूदी कैलेंडर की तरह ही 19 वर्षों का एक चक्र, उस 19 सालों में कुछ 7 सालों में 13 महीने होते थे। वही जो यहूदी कैलेंडर का जो गणित है वही है। और बीच में हाँ, यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है कि किसी अज्ञात समय में, क्योंकि मुझे वो पता नहीं चला कि ये चेंज ओवर कब आया उसमें बाबिलोनियन कैलेंडर में, के बीच में किस शायद ये 1300 या 1400 के आसपास का समय है, जब ये जो 19 वर्ष का चक्र है उसकी जगह 360 दिनों का एक पूरा वर्ष माना जाता था। और ये अगले जो 5 दिन बचते हैं वो 5-5 दिन कलेक्ट करके 6 वर्षों में एक पूरा महीना होता है। तो हर 6 वर्ष के बाद एक अधिक मास की व्यवस्था ये बेबीलोनियन कैलेंडर में प्रचलित होगी। उसके बाद जो आता है वो पर्शियन कैलेंडर यानी ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर। आज का जो ईरान है वो प्राचीन काल में पर्शिया हुआ करता था। ये कुछ लिखा है मैंने, हाँ, ईरान ही प्राचीन काल में पर्शिया नाम से जाना जाता था। वैसे तो पर्शियन कैलेंडर के संदर्भ ईसा पूर्व 2000 तक के मिलते हैं, यानी कि वो काल उनका जो धार्मिक पवित्र ग्रंथ है अवेस्ता, उसके काल तक के संदर्भ मिलते हैं। लेकिन वो सारे के सारे संदर्भ जो है कुछ वो धूमिल हो चुके हैं, कुछ ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि ये इस्लामिक आक्रमण के कारण से। इराक, मेसोपोटामिया तो इस्लामिक आक्रमण की वजह से ही गया। वो पहले बाबिलोनिया मेसोपोटामिया था। ये जो पर्शिया था वो ईरान बन गया इस्लामिक आक्रमणों के बाद। इस इस्लामिक आक्रमण ने पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट की, पर्शियन सभ्यता। मेसोपोटामियन भी नष्ट ही हो गई। अब इस इस्लामिक आक्रमण में कुछ पारस लगभग पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन उसमें से कुछ लोग पलायन करके भारत में पहुंच पाए, और जो भारत में पहुंच पाए बस उतने ही बचे। इसलिए भारत, इस भरत भूमि में पारसी समाज बस पाया। उनका जो ये अभी जो बताया धार्मिक मुख्य ग्रंथ है अवेस्ता, और अन्य कुछ साहित्य है या उनके प्राचीन उत्सव परंपराएं वगैरह, इन पर थोड़ा सा गहराई से थोड़ा सा संशोधन होने की जरूरत है और उनको पुनरुज्जीवित करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ये उनके मंदिर को अग्यारी कहा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, और उन पारंपरिक चीजों को फिर से पुनरुज्जीवित करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो मुझे ये लगता ही है कि आगे चलकर अगर मैं ज्यादा लोगों को एक साथ ले पाता हूं तो आगे चलकर कुछ ऐसे कंसेप्ट भी है कि ऐसे सेंटर शुरू किए जाए कि जिसको हम नाम दे के एथनिक रिहेबिलिटेशन सेंटर या कल्चरल रिहेबिलिटेशन सेंटर, कि जिन्हें अपने पारंपरिक मूल स्रोतों के संदर्भ खोजने हैं,
उन परंपराओं को फॉलो करना है, उनके लिए आसानी हो, इसलिए ये सेंटर्स काम करेंगे। यानी धर्म बदल दिए गए, परंपराएं बदल दी गई, रहने सहने के ढंग बदल दिए गए, श्रद्धा के स्थान बदल दिए गए, जो प्राचीन श्रद्धाएं थी, पुरातन श्रद्धाएं थी, उनको नष्ट कर दिया गया। ये सब इस्लामिक आक्रांताओं ने किया है और भारत ने भी उसे सहा है। पिछले 1000 साल से तो सह रहा है। लेकिन ये बात भी है कि उनको थोप सकता है तो भारत ही थोप सकता है, इसीलिए अभी हम बचे हैं। नहीं तो हम अगर इस बात को इग्नोर करते हैं और सीरियसली नहीं लेते तो ईरान और इराक की जो परिस्थिति, आज हम जैसे बात कर रहे हैं कि हाँ इराक कभी बाबिलोनिया हुआ करता था, हाँ ईरान कभी पर्सिया हुआ करता था, वैसे हो सकता है 1500 साल बाद हाँ यहाँ भारत हुआ करता था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम इस विषय को इग्नोर करेंगे तो हो सकता है हो जाए। लेकिन सनातन ना, जिसका ना आदि पता है, जो अनादि और अनंत काल तक चलता है, उसे ही तो सनातन कहा जाता है। तो वैसे सनातन के तत्वतः डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, बहुत हो चुका है क्योंकि। तो ठीक है, वो ये बातें बाद में आती रहेंगी। अभी कैलेंडर का विषय पूरा करता हूँ कि ये पुनरुज्जीवन लेकिन होना चाहिए, क्योंकि पर्शियन रेफरेंसेस मिलते हैं। अगर मेरे ज्यादा पहचान वाले नहीं है पारसी लोग, फिर भी 2-3 है कुछ, मैं उनके साथ कभी बात करता हूँ कि यार तुम लोगों में कुछ ऐसा स्पार्क आना चाहिए कि आप लोगों ने कहना चाहिए आई वॉन्ट माई पर्सिया बैक। ये मूवमेंट चालू होना चाहिए। वैसे आप सुनने वालों में से भी अगर कोई पारसी लोगों को जानता है, मित्र परिवार में पारसी है, तो उनके साथ में बैठ के ये बात करनी चाहिए कि यार ये तूने कहना चाहिए कि आई वॉन्ट माई पर्सिया बैक। और जहां तक मेरी जानकारी है, शायद ईरान में भी जो अभी लोग हैं उनमें भी कुछ सतह के नीचे ऐसी कुछ एक्टिविटीज चल रही है कि उनमें से भी बहुत सारे लोग अपने इथनिक कल्चर पर वापस लौटना चाहते हैं, इस्लाम छोड़कर। अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके छोड़ना चाहिए। हमें भी जितना हो सके उन्हें मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो अवेस्ता के काल से जो संदर्भ मिलते हैं, तभी से पर्शियन कैलेंडर में सौर पद्धति से ही वर्ष गणना होती थी। यानी लेकिन उसमें विशेषता यह है कि हर नया जो राजा आता था, यानी अगली जनरेशन का जो राजा होता था, वो उस राजा के नाम से कैलेंडर को नाम दिया जाता था। यानी वर्ष गणना, उसके पीछे का गणित, सूर्य की पोजीशन वगैरह बाकी कुछ नहीं बदलता था, लेकिन ये एक राजा का सम्मान होता था कि उसके नाम से सब कार्यकलाप चल रहे हैं उसके समाज के। ये सम्मान की बात होने से ऐसी प्रथा थी उनमें कि जो राजा होता है उसके नाम से कैलेंडर प्रचलित होता था। तो ऐसे उनका जो आखिरी राजा था, आखिरी पर्शियन राजा, उसका नाम था यज़्दी-ज़र्द। मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन यज़्दी-ज़र्द ये इस नाम का आखिरी राजा, पर्शियन राजा था। उसका राज्यारोहण हुआ था 16 जून ईस्वी सन 632 में, और उसी के नाम से उस वक्त का
कैलेंडर प्रचलित था, इसलिए पर्शियन फारसी सन को वर्ष को यज़्दी-ज़र्द भी कहा जाता है। इसमें प्लेनली 30 दिन के 12 महीने यानी पूरे 360 दिन का वर्ष, कुछ 29-30 वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 30 दिन के समान 12 महीने 360 दिन का वर्ष माना जाता था। ये सूर्य गति से जोड़ने के लिए वो जो 5 दिन का जो गणित है वो कहीं पर उत्सव के रूप में माना जाता था, कहीं पर दुर्दिन के हिसाब से अमंगल माना जाता था। पर्शियन समाज में इन 5 दिनों को गाथा कहा करते थे। गाथा यानी धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ परंपरा है। वो परंपरा का एग्जैक्ट क्या डिटेल्स है वो अभी मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन उत्सुकता है कि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लूँ। तो इन 5 दिनों को गाथा कहा जाता था और उस गाथा के बाद यानी 366वें दिन को अगले वर्ष की शुरुआत हुआ करती थी। उसमें 33 वर्षों के बाद ये 5 दिन का जो गाथा होता है वो हर 33 साल बाद 5 की जगह 1 वर्ष 8 दिन का गाथा होता था। ये 3 दिन क्यों बढ़ाए जाते थे? जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो लीप वर्ष का गणित है, हर 4 साल के बाद 1 दिन ज्यादा पकड़ा जाता है, उस हिसाब से पर्शियन कैलेंडर में हर 33 वर्षों के बाद गाथा 5 दिन की जगह 8 दिन का हुआ करता था। और बीच में उसमें बदलाव आ गया, शायद 1400 या 1500 ईस्वी सन में, 1300 या 1400 के बीच में के 33 वर्षों में 8 दिन का गाथा मनाने की जगह कुछ लोगों ने ये शुरू किया कि 120 साल बाद एक अधिक मास ज्यादा पकड़ा जाता था। तो और इस अधिक मास को कबीस नाम दिया गया, कबीस। इस व्यवस्था से पारसी समाज में 2 गुट हुए कि एक गुट ने कहा कि हाँ कबीस को मानना है, और दूसरा पक्ष का कहना था कि नहीं, कबीस नहीं मानना है, वो जो 8 दिन का गाथा 33 वर्षों में होता है वो ही मानना है। तो जो इस 120 साल के बाद होने वाले अधिक मास को मानते हैं, कबीस को मानते हैं, उनको कादमी कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। और जो इस अधिक मास को, कबीस को नहीं मानते, उनको शहनशाही पक्ष कहा जाता है। अब ये मैं बीच में बोला शायद मैंने कि इस्लामिक आक्रमण के बाद पर्शिया पूरा ही नष्ट हो गया। आज वो ईरान नाम से जाना जाता है। ज़ोरास्ट्रियन सभ्यता के सारे अवशेष भी धूमिल हो चुके हैं। आज ईरान में आज ईरान में इस्लामिक हिजरी सन माना जाता है, लेकिन उसकी गणना सौर गणित के हिसाब से होती है। वैसे तो इस्लामिक काल गणना ये सिर्फ और सिर्फ चांद की गति पर आधारित है, लेकिन ईरान में जो काल गणना होती है उसका सन संख्या तो इस्लामिक पद्धति से है और गणना सौर वर्ष की गति से ही होती है। इसका निर्माण सन 1100 के आसपास उमर खय्याम नाम के, बहुत लोगों ने उनका नाम भी सुना है, उनकी रुबाइयां बहुत ही फेमस है, कुछ मैंने भी पढ़ी है, अच्छी हुआ करती थी। यानी एक चिंतनशील लेखक, साहित्यकार कह सकते हैं, हम कवि कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन वो तो अच्छी लगी मुझे।
और बहुत ही गंभीरता पूर्वक और मार्मिक टिप्पणियां हुआ करती, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही उनका ये भी कौशल था कि वो एक अच्छे क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री थे। तो उनकी अध्यक्षता में, उमर खयाम की अध्यक्षता में ईरान में कैलेंडर फाइनल करने के लिए एक समिति का गठन हुआ और उन्होंने जो कैलेंडर की रचना की वो कैलेंडर आज ईरान का कैलेंडर नाम से प्रचलित है। उसका सन जो होता है वो हिजरी सन होता है, वो ही आज का ईरानियन वर्षमान है और उसे ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके साथ जोड़ा गया है, उसके साइमल्टेनियसली ही होता है। बल्कि कुछ एक छोटी चीज ऐसी है कि अगर ब्रॉडर रेंज में देखा जाए, 3-4 हजार वर्ष के अंतर में देखा जाए, तो ये उमर खयाम का कैलेंडर ज्यादा सटीक है ग्रेगोरियन से भी। उसके बाद हाँ, तो ये 6 कैलेंडर्स की सिस्टम्स जो प्राचीन काल में हुआ करती थी उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना ये आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि ये बैकग्राउंड बाकी सभ्यताओं में काल को किस तरह देखा जाता था, तो बस इस कैलेंडर की एक रचना और उसका भी उपयोगिता उसकी भी सिर्फ और सिर्फ व्यावहारिक है। उसमें कुछ काल तत्व चिंतन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, न खगोलीय अन्य तथ्यों की कुछ उसमें घटनाओं की का जिक्र है। जबकि भारतीय काल विचार अथांग है और उस पे जो काम करना है आप सभी के साथ मिलके ही करना है। मैंने शुरुआत तो की है, आप में से जो लोग सहयोग देना चाहेंगे, जिस तरह का सहयोग देना चाहेंगे, हमेशा स्वागत रहेगा। हम सभी ने मिलके भारतीय काल गणना को फिर से प्रस्थापित करना है। ये बैकग्राउंड इसलिए मालूम होना चाहिए कि आज जो हम कैलेंडर फॉर्मेट में एक लिमिटेड यूटिलिटी के तरह कैलेंडर को यूज करते हैं और खामखा उस पर कुछ अभिमान भी ले आते हैं कि ये हाँ 9 वर्ष शुरू हुआ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा वैसे हिंदू भारतीय संस्कृति में वर्ष तो वैसे या तो दिवाली के दिन से शुरू होता है या फिर चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन शुरू होता है, ठीक है। हम आगे के सारे एपिसोड्स भारतीय काल गणना के डिटेल्स पर ही करने वाले हैं, तो उस पर अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आप तक आज के दिन पहुँचाना मैंने ज़रूरी समझा, तो ये इसलिए ये छोटा वीडियो बना रहा हूँ। छोटा मैं कह रहा हूँ लेकिन शायद बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इस पे एक ही एपिसोड बनता है। हाँ, बाद में अगर कभी टाइम मिले तो इसके डिटेल्स में भी बनाया जा सकता है वीडियो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय काल गणना के काम में से कुछ समय निकल पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर्स। हाँ, इसमें मैंने पुराने जो ये कैलेंडर्स है उसका ये आखिरी स्लाइड में आपको पढ़ के बताता हूँ कि प्राचीन काल में इन सारी सभ्यताओं में ये लिमिटेड यूटिलिटी के लिए कैलेंडर प्रचलित था। इस सीमित पद्धति को कैलेंडर कहा जाता है। क्या कि जो मुख्य उद्देश्य जो पहले मैंने बताया कि लौकिक व्यवहार का नियोजन करना, सम्राट के शासन प्रशासन का के प्रतीक के रूप में उसे मानना और कुछ धार्मिक उत्सवों की काल निश्चिति के लिए जो पद्धति
यूज होती थी उसे कैलेंडर कहा जाता है। इन सब में अभी जो मैंने 6-7 सभ्यताओं के कैलेंडर्स बताए, उनमें ग्रीक और रोमन कैलेंडर का अभी उल्लेख नहीं किया इस एपिसोड में, क्योंकि ये जो ग्रीक या रोमन कैलेंडर है वो ही आगे चलकर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ जूलियन कैलेंडर बना, और उसी जूलियन कैलेंडर में और कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद उसे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। यानी कि पोप ग्रेगोरी ने उसमें कुछ नए बदलाव किए, इसलिए उसके नाम से उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ 200 साल अंग्रेजों ने की सत्ता थी, इसलिए हम भी ग्रेगोरियन कैलेंडर ही प्रचलित कर बैठे हैं। ठीक है, लेकिन ये बदलना है हमें। मैंने शायद पिछले वीडियो में मैंने भारतीय राष्ट्रीय सौर दिनदर्शी का वो कैलेंडर दिखाया था आपको, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो 1-2 दिन में बनाकर डालूंगा। तो मुझे लगता है कि आज का एपिसोड भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ रहेगा। तो अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप जिस तरह सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हो सके तो मेरे साथ संपर्क करें। आगे चल के बहुत सारे काम करने हैं। पहले ये घड़ी जो कालायन नाम से घड़ी बना रहा हूं मैं, वो पहले आपके सामने लानी है, और बहुत सारे काम करने हैं आगे चलकर। फिलहाल ये वीडियोस के माध्यम से मिलना तो चलता ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले नए विषय के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।